हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉर्टकट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कुछ शॉर्टकट्स रेंज ऑफ ए फंक्शन निकालने के बारे में, फिर कॉन्करेंट लाइंस के बारे में, और कुछ शॉर्टकट्स में आपको बताऊंगा पैराबोला के बारे में। ठीक है, रेंज ऑफ ए फंक्शन एक आपको पता है बहुत बड़ा टॉपिक है और जिसको एक लेक्चर में ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। बट मैं एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी रेंज आपको निकालना विद इन 2 to 3 सेकेंड्स। क्वेश्चन पढ़ते यानी यूँ लगा लो आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस का। तो उस तरह के फंक्शन की रेंज निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। फिर हम करेंगे कुछ बात कॉन्करेंट लाइंस के बारे में और कुछ चीज़ें हम सीखेंगे पैराबोला के बारे में, जिनका मैं ऐसा शॉर्टकट आपको बताऊंगा कि 5 से 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ रेंज ऑफ ए फंक्शन के बारे में। मैं क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि रेंज ऑफ ए फंक्शन होती क्या है। जैसे मान लो फंक्शन आपका है x²। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ रेंज से पहले डोमेन। डोमेन का मतलब ये होता है x की वो वैल्यू जो हम इस फंक्शन के अंदर अगर पुट करें, आंसर हमारा क्या आना चाहिए, एक तो रियल आना चाहिए और एक क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। यानी ना तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए और ना इन्फिनिटी आना चाहिए। ठीक है, वो x की वो सभी वैल्यूज़ का सेट क्या कहलाता है, आपका डोमेन। जैसे मेरे को बताओ यहाँ पे f(x) = x² है, आप इसमें x की जगह क्या क्या पुट कर सकते हो। आप कहोगे हम x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, वो सारी की सारी वैल्यू जो है वो क्या देगी, आंसर रियल और फाइनाइट। ठीक है, इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यानी कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम इसमें क्या नहीं पुट कर सकते। ठीक है, मेन बात आती है रेंज की। रेंज क्या होती है, रेंज का मतलब होता है जैसे डोमेन इसका रियल नंबर है, यानी कि मैं रियल नंबर में से इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट करूंगा x की, तो मुझे f(x) की क्या क्या वैल्यू मिलने वाली है उसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है बेसिक डेफिनेशन रेंज की। जैसे मान लो मैंने x को 1 पुट किया तो मुझे मिलेगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1। x को मैंने 2 पुट किया तो मुझे मिलेगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। 3 पुट किया मैंने x को तो मुझे मिलेगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9। x को मैंने 0 पुट किया तो मुझे मिलेगा 0 का स्क्वायर यानी कि 0। x को मैंने -1 पुट किया तो मुझे मिलेगा -1 का स्क्वायर यानी कि 1। x को मैंने -2 पुट किया तो मुझे -2 का स्क्वायर यानी कि क्या मिलेगा, 4। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, 0। 0 से छोटा आंसर इस क्वेश्चन का आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि x की कोई भी रियल वैल्यू आप पुट करोगे उसका स्क्वायर तो क्या होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर क्या होगा, इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब आएगा, जब x को आप क्या पुट करोगे, 0। तो यानी आप ये बताने में कामयाब हो गए कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी। दैट इम्प्लाइज इसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के ऊपर ध्यान रखना, पूरे फंक्शन में हम कभी भी इक्वालिटी का साइन नहीं लगाते। ठीक है, ना तो माइनस इन्फिनिटी के ऊपर ना इन्फिनिटी के ऊपर। ये होता है रियल नंबर का सेट। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो कहीं पे भी इन्फिनिटी आए तो वहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं लगाना। बाकी जो नंबर्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि 0 के ऊपर हम क्लोज ब्रैकेट लगाएं या फिर ओपन ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे इसकी रेंज 0 आ सकती है तो इसलिए हमने 0 के ऊपर क्या लगाया, क्लोज ब्रैकेट। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है रेंज की। जैसे मैं कहूँ आपका f(x) = mod of x है। f(x) क्या है बच्चों, mod of x है। ठीक है, तो इसकी रेंज कैसे निकालते हैं, अपने को पता है कि x की आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, मोड से बाहर आके वो वैल्यू क्या रहनी है, पॉजिटिव ही रहनी है। तो यहाँ पे भी फंक्शन की जो वैल्यू होगी, यानी जो mod of x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी आपकी, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि 0 भी आ सकती है। अगर x को 0 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगी, 0। और बाकी फिर क्या आ जाएंगे, सभी के सभी रियल नंबर। कुछ भी आ सकता है लेकिन वो नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये कुछ डेफिनेशन है रेंज ऑफ ए फंक्शन की। अब एक हम बात करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन की। जैसे मान लो f(x) आपका एक फंक्शन है लीनियर अपॉन लीनियर की फॉर्म में। जैसे मान लो ये फंक्शन है आपका 3x - 5 और 2x + 3, मान लो ऐसा कोई फंक्शन है। ठीक है, और आपको कह दे कि इसकी क्या निकालो, रेंज निकालो। तो पहले तो मैं इसका आपका बेसिक मेथड बता देता हूँ कि ऐसे फंक्शन की जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं उनकी रेंज कैसे निकालते हैं। f(x) लिख दो या y लिख दो, एक ही बात है। f(x) को y लिख दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या किया करो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ये तो y की वैल्यू है, आप क्या किया करो, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालो। देखो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, ये आ गया।
2xy माइनस 3x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले ले, 2y माइनस में कितना आ जाएगा आपका 3, और ये दोनों उधर भेज दो आप, ठीक है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये आ गई। माइनस कॉमन लेके ऊपर से माइनस हटा दो, ऊपर से माइनस हटा दो, नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस 2y आ जाएगा। ये आ गया आपका, ये क्या आ गया हमारा x आ गया। अब मैं कहता हूँ इस फंक्शन को y पुट करके और x निकाल लिया करो, ठीक है। अब आप बस ये देख लिया करो कि x कहाँ कहाँ डिफाइंड है, यानी कि आप इसका डोमेन निकाल लिया करो। इसका क्या निकाल लो, डोमेन। ये हर जगह डिफाइंड है, बस ये जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो गया, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो 3 माइनस 2y इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 3 इज नॉट इक्वल टू 2y, दैट इम्प्लाइज y इज नॉट इक्वल टू 3/2। कहने का मतलब y की वैल्यू 3/2 नहीं होनी चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो, ठीक है। उसके लिए ये फंक्शन जो x है क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ क्या, y किससे बिलोंग करेगा आपका, y किससे बिलोंग करेगा। आप कहते हो सर 3/2 नहीं होनी चाहिए, तो रियल नंबर में से 3/2 निकाल दो, और बाकी जितने भी रियल नंबर है आप y को चाहे कुछ भी पुट कर दो, x हमेशा क्या होगा, डिफाइंड होगा, ठीक है। तो यही क्या है, हमारा y है, और y ही तो हमारा था स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, फंक्शन। और y हमने दिखा दिया कि कहाँ से बिलोंग करता है, y रियल नंबर माइनस 3/2 का एक जो सिंगलसन सेट होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन की क्या होगी आपकी बच्चों, रेंज होगी। तो रेंज निकालने का बिल्कुल ईजी मेथड है, आपको शॉर्टकट ना भी ध्यान रहे आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर निकाल दोगे, ठीक है। रेंज आप कैसे निकालोगे, देखो मान लो फंक्शन आपका ऐसा है, मैं जनरल फंक्शन लिख देता हूँ, ax प्लस में b और अपॉन में cx प्लस में d। यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका बच्चों जीरो नहीं हो सकता है ना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, या ऐसा भी लिख सकता है, इसको एक ही बात है। तो रेंज कैसे निकालते हैं, देखो रियल नंबर में से आपको कुछ माइनस करना है, हटाना है, ठीक है। सिंगलटन सेट हटेगा, कौन सा, ऊपर x का कोफिशिएंट क्या a, नीचे x का कोफिशिएंट क्या c। तो सिर्फ ये वाला नंबर आप एक हटा देना, बाकी सारे के सारे नंबर इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में रेंज क्या होती बताओ, r माइनस यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर माइनस x का कोफिशिएंट, न्यूमरेटर में कितना 3, डिनोमिनेटर में कितना 2, बस ये आंसर आ गया। और आप देख लो यही हमारा यहाँ पे निकाला है, और यही मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक से बताया है, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड हम दो क्वेश्चन करते हैं। रेंज ऑफ ए फंक्शन आपको निकालनी है, तो देखो आप कैसे निकालोगे इस फंक्शन की रेंज। तो मैंने अभी बताया आपको रेंज कैसे निकालेंगे, रियल नंबर में से हटा दो क्या, एक सिंगलटन सेट जिसका एलिमेंट क्या होगा, ऊपर x का कोफिशिएंट 3, नीचे x का कोफिशिएंट कितना 4। यही हमारी क्या आ गई बच्चों, रेंज। ये क्या होता है, सेट होता है, ठीक है ना, सिंगलटन सेट, जिस सेट के अंदर क्या होता है, एक ही एलिमेंट होता है। इसका ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार आपको ऐसा गिवन हो सकता है, ये 3/4 हटा दो, है ना, ये आपको 3/4 हटा दो। इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता, ना इसका कोई मतलब ना इसका कोई मतलब, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, आपको सेट का सिंबल जहाँ पे भी लगा मिले वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो सेम क्वेश्चन है, आपको क्या निकालनी है, रेंज। तो रेंज आपकी क्या होगी, मैंने बताया आपको रियल नंबर में से हटा दो, क्या हटाना है, ऊपर x का कोफिशिएंट 3, नीचे x का कोफिशिएंट कितना 7। तो बस यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है जो इस तरह के पॉलिनोमियल फंक्शन की रेंज निकालने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड शॉर्टकट की, कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइन बच्चों क्या होती है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले मैं बता देता हूँ। 3 और मोर लाइन्स, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा लाइन्स विच पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, ये आपने सबने पढ़ रखा होगा, विच पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। 3 या 3 से वो लाइन्स, 3 या 3 से ज़्यादा वो लाइन्स जो एक सिंगल पॉइंट से पास होती है, वो कॉन्करेंट लाइन होती है। जैसे कि मान लो ये 2 लाइन है, ये इस पॉइंट से पास होती है, अगर कोई तीसरी लाइन आके इसी पॉइंट से पास होती है, ठीक है, और कोई फोर्थ लाइन भी आके अगर मान लो इसी पॉइंट से पास होती है, तो ये सारी की सारी लाइनें L M N मान लेते हैं P, ठीक है, ये सारी की सारी लाइनें क्या होगी बच्चों, कॉन्करेंट लाइन होगी। L M N P ये क्या होगी, कॉन्करेंट लाइन। ओके, तो कॉन्करेंट लाइन होगी तो इट मीन्स इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी होगा जरूर, ठीक है। ये इस पॉइंट से क्या होगी, पास होगी। एग्जाम में आपसे यही पूछा जा सकता है कि फाइंड
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की किस पॉइंट से ये तीनों लाइन पास होती है। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका मैं बहुत अच्छा आपको बहुत एक सिंपल शॉर्टकट बता देता हूँ जो तुरंत आपका 10 से 15 सेकंड में आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। कॉन्करेंट लाइन के ऊपर देखो, मैं क्वेश्चन कराता हूँ पहले आपको। जैसे ये कहता है फाइंड द पॉइंट वेयर द सेट ऑफ लाइन्स दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट। आपको ये बताना है कि वो पॉइंट बताओ जिससे ये दोनों लाइनें क्या होती है, पास होती है। एक्चुअली ये क्या होता है, ये सेट ऑफ लाइंस होता है। सेट ऑफ लाइंस क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे आप जितनी भी ए बी सी की वैल्यू पुट करते जाओगे नई नई लाइन आपको मिलती जाएगी, ठीक है। लेकिन ए बी सी की जो भी वैल्यू आप पुट करोगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये होता है कि ये एक लाइन नहीं है, आपको दिख एक लाइन रही है ये, है ना, लेकिन ये एक नहीं है, क्योंकि ये ए बी सी की जितनी आप वैल्यू पुट करते जाओगे उतनी ही आपको लाइन नई नई मिलती जाएगी, ठीक है। लेकिन जो भी आप वैल्यू पुट करोगे ए बी सी की वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। इस क्वेश्चन का ये मतलब है बस, ठीक है। तो ये बताओ ऐसी ऐसी कॉन्करेंट लाइन जिस पॉइंट पे जाके मिलेगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आपको वो पॉइंट निकालना है। तो बिल्कुल आसान सा मेथड है इस क्वेश्चन का सोल्व करने का। देखो एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और एक ही कंडीशन आपको दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, इसको आप क्या बना लिया करो, इक्वल बना लिया करो, ठीक है। तो या तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दो या यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दो, ये क्या बन जाएगी, सेम बन जाएगी। मैं इसको 7 से थ्रू आउट डिवाइड कर देता हूँ। ये लो, मैंने 7 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया तो आपका ये बन गया। अब मुझे बताओ ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। इक्वेट का मतलब ऊपर ए का कोफिशिएंट कितना है बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में, x, यहाँ पे ए का कोफिशिएंट कितना है 5/7। फर्स्ट इक्वेशन में आपका बी का कोफिशिएंट कितना है y, और यहाँ बी का कोफिशिएंट कितना है आपका 6/7, और सी तो देखो हमने क्या है इक्वल बना ही दिया। तो ये x और y की जो वैल्यू आपकी आई है ना, यही आपका क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी POC, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये जाके तीनों लाइन आपस में मिलती है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस है वो मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। निकालने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे आपने देखा C और यहाँ पे आपने देखा क्या 7C, ठीक है। तो आप इसको क्या कर दो 7 से डिवाइड कर दो, तो बस 5/7 6/7। एग्जाम में आपको इतना लिखना है, ठीक है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मान लो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपका AX + BY + C = 0, एक तो ये लाइन है और एक कंडीशन क्या है आपकी 6x + के 9y और प्लस में 13C = 0। तो बताओ इन सेट ऑफ लाइंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होगा। तो आप पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या लिखोगे, मैंने कहा यहाँ पे C बना लो, यानी कि 13 से क्या करोगे डिवाइड, 13 से डिवाइड करोगे तो ये 6/13 बन जाएगा, ये 9/13 बन जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस साइन का ध्यान रखना है, अगर यहाँ मान लो माइनस होगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। वो तो कंपैरिजन आपको करनी आनी चाहिए कि ऊपर बी का कोफिशिएंट कितना है और नीचे बी का कोफिशिएंट कितना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें ये कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द लाइन। ये 3 लाइन आपको बच्चों दे रखी है, ये 3 लाइन आपको दे रखी है और इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आपको निकालना है, POC आपको निकालना है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि 3 लाइन गिवन लाइन वो कॉन्करेंट है या नहीं, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, ठीक। मैं आपको पहले वो कंडीशन बताता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। देखो पहले हम कंडीशन करते हैं। जैसे मान लो 3 लाइन आपको गिवन है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन AX + BY + C = 0। लेकिन लाइन 3 होगी तो हम इसको A1 B1 C1 लिख देते हैं कॉन्स्टेंट टर्म को। यहाँ क्या लिखेंगे A2X + B2Y + C2 = 0, और तीसरी लाइन की इक्वेशन हम लिख देते हैं A3X + B3Y + C3 = 0। आपसे कोई पूछ ले कि ये 3 लाइन कॉन्करेंट है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके जो कोफिशिएंट्स है x और y के, उनका आप क्या निकाल लो बच्चों, डिटर्मिनेंट। जैसे A1 A2 A3, A1 A2 A3 और B1 B2 B3 और C1 C2 और C3, चाहे इनको रो वाइज लिख दो चाहे कॉलम वाइज लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 0 आ गया, इफ़ दिस डिटर्मिनेंट = 0 देन these 3 lines आर सेट टू बी कॉन्करेंट। ये 3 लाइन बच्चों क्या होती है, कॉन्करेंट होती है, ठीक है। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेस्ट। जैसे आपको 3 लाइनों की इक्वेशन दे देंगे, उसमें एक आप कोई भी स्केलर आपको दे देंगे लैम्डा, और कहेगा लैम्डा की वैल्यू बताओ जिससे कि ये तीनों लाइन क्या हो, कॉन्करेंट हो। आपको सिर्फ क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को 0 पुट कर देना और वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये होती है। एक मैं आपको डिटर्मिनेंट के अंदर
मैंने नोट्स में भी सब कुछ लिखा है। जब मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा डिटर्मिनेंट की तो वहाँ पे भी आपको सिखाऊंगा कि कुछ स्पेशल टाइप्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको क्या है याद रखनी होती है, ताकि एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन उसके ऊपर आए आप तुरंत उसको टिक कर दो आंसर, ठीक है। कुछ 3-4 तरह के डिटर्मिनेंट होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये ए बी सी, बी सी ए और सी ए और बी, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो ए बी सी, फिर ये बी सी से स्टार्ट होगा और ए, फिर बी सी, सी ए और क्या हो जाएगा बी। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, माइनस आप ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और इनटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। आप 12th क्लास वाला मेथड आप रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगा के इसको वेरीफाई कर लेना। जैसे इसमें रो 1 को आप चेंज कर सकते हो, क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, तो रो 1 के तीनों एलिमेंट क्या बन जाएंगे बताओ आपके ए प्लस बी प्लस सी, वो कॉमन ले लेना और उसके बाद क्या है कोई भी 2 एलिमेंट को क्या बना लेना 1 को 0 0 बना लेना और फिर एक्सपेंड कर देना, आपका यही आ जाएगा आंसर, ठीक है। लास्ट में बिल्कुल एज इट इज़ ये आ जाएगा। इसकी एक्सपेंशन आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है कि ये इसकी एक्सपेंशन होती है, ठीक है ना। इसको दूसरी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इसी को दूसरी फॉर्म में हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि अलजेब्रा के अंदर फॉर्मूला होता है आपका। इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दो और 2 से अंदर क्या कर दो मल्टीप्लाई, और माइनस से भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या होगा आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर और माइनस के क्या हो जाएंगे आपके 2ab माइनस के 2bc और माइनस के 2ca। अब इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे ना आप, 2a स्क्वायर को क्या लिखोगे आप a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, फिर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो आपका क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे तीनों और आपका ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको इसको ध्यान रखना है हमेशा। अब देखो क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालने के लिए आपको इन ए बी सी में क्या देखना पड़ेगा, एक रिलेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। अब रिलेशन कैसे देखते हैं मैं बताता हूँ। ये तीनों लाइन कॉन्करेंट तभी तो होगी जब इनके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा 0, यानी कि ए बी सी और फिर क्या आपका बी सी ए और फिर क्या आपका सी ए बी, ये क्या होगा आपका 0। और आपको क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन, ये कंडीशन यहाँ पे मैंने लिखी नहीं, मैं भूल गया लिखना। इसमें क्या कंडीशन गिवन है आपको, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी कि ये तीनों आपस में क्या है डिफरेंट है, ठीक है, डिस्टिंक्ट है, ए बी के इक्वल नहीं है और बी सी के इक्वल नहीं है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, वो क्या होती है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और बाहर माइनस का साइन इनटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ये होती है। अब मुझे बताओ ये वाली वैल्यू 0 कब होगी, जब तीनों स्क्वायर आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ए माइनस बी 0 होगा, बी माइनस सी 0 होगा और सी माइनस ए 0 होगा, क्योंकि किसी भी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो ये तीनों का सम 0 कब होएगा, 3 नॉन नेगेटिव वैल्यू का सम 0 कब हो सकता है, जब तीनों ही क्या हो आपस में बच्चों 0 हो, क्योंकि नेगेटिव कोई है नहीं और उनका सम क्या है 0, तो इसका मतलब हर एक इंडिविजुअली क्या होगी 0 होगी। तो यहाँ से ए बी के इक्वल आ गया, बी सी के इक्वल और सी ए के इक्वल, लेकिन क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए बी सी इक्वल नहीं है, तो फिर यही कंडीशन बच गई कि ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या होना चाहिए 0, यानी कि पिछले क्वेश्चन में जो आपको कंडीशन गिवन थी ना उस कंडीशन का हमने यहाँ पे ये बनाई है खुद ने कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आप लाइन ले लो, एक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो कंपेयर करो। देखो यहाँ ए का कोफिशिएंट कितना x और यहाँ ए का कोफिशिएंट कितना 1, यहाँ बी का कोफिशिएंट कितना y, ऊपर कितना 1, तो बस ऐसे ही तो निकालते थे हम। किसी भी एक इक्वेशन में आप ए और बी का कोफिशिएंट इक्वेट कर लो और वो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालने का ये बेस्ट मेथड है। अब यहाँ देखो, फाइंड द पॉइंट वेयर द सेट ऑफ लाइंस दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट, वही आपको सेट ऑफ लाइन निकालना है, ये मैंने अभी करवाया था। इसको क्या कर दो 4 से डिवाइड करोगे तो आपका ये बन जाएगा रिलेशन, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट करके और कोफिशिएंट देखो, ए का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना x और यहाँ पे कितना 3/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। y की वैल्यू देखो, b का कोफिशिएंट यहाँ कितना y और यहाँ कितना 2/4, 2/4 को आप क्या लिख सकते हैं 1/2, तो आपका आंसर आ गया 3/4, 1/2। यही आपको क्या निकालना है, आपको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालना था, ठीक है। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2 पॉइंट निकालेंगे हम। इफ़ दिस इज इक्वल टू 0, ये आपको कंडीशन दे रखी है, पहले भी एक कंडीशन गिवन होती थी, यहाँ पे भी एक आपको कंडीशन गिवन है। देन द सेट ऑफ लाइंस दिस
पास थ्रू। अब ये 2 पॉइंट से पास होगा तो वो दोनों के दोनों पॉइंट हमारे को बताने हैं। देखो ये इक्वेशन तो एज इट इज़ तीनों क्वेश्चन में वैसी की वैसी गिवन है। अब की बार कंडीशन अलग दे रखी है आपको। तो जिसने परफेक्ट स्क्वायर बनाने सीखे हैं, उसकी काफ़ी प्रैक्टिस की है, उसके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इन तीनों टर्म को देखते ही पता लग जाएगा आपको कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है क्या। ये क्या है 4a का होल स्क्वायर और ये क्या है आपका 5b का होल स्क्वायर। 9th क्लास में हम बनाते हैं ऐसे परफेक्ट स्क्वायर, एक्चुअली 8th क्लास में आ जाते हैं ये, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का साइन है तो क्या होता है -2 इंटू a कितना है 4a और b कितना है आपका 5b। तो देख लो ये बन रहा है क्या 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 40ab माइनस 40ab आ गया ना सही। तो माइनस का c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये टर्म मिलके क्या बना देगी 4a माइनस 5b का होल स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला लगा दो आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ये आपका क्या है a है, ठीक है। इसमें से एक बार c को प्लस कर दो और एक बार c को क्या कर दो इसमें से माइनस कर दो। तो आपकी दो कंडीशन आ गई। एक बार तो कंडीशन आ गई आपकी ये, पहले एक कंडीशन गिवन होती थी ऐसा मान लो, अब क्या है आपको दो कंडीशन गिवन है, ठीक है। अगर ये कंडीशन होगी तो ये वाली जो लाइन्स है वो किस पॉइंट से पास होगी मेरे को बताओ। ax प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होगा बताओ आप। यहाँ तो c क्या है सेम है ना दोनों में, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करो a का कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और b का कोफिशिएंट इक्वेट करो, y की वैल्यू कितनी आ गई -5। ऐसे ही यहाँ से करो। ऐसे बच्चों आप यहाँ से करोगे तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, इस c को c बनाना है ना, लेकिन ऊपर माइनस है तो पहले ऊपर क्या करो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और इसको प्लस c बना लो, ठीक है। अब कोफिशिएंट इक्वेट करो कितना आ जाएगा देखो -4 और 5। तो ये और ये पॉइंट आपके क्या आ गए आंसर 4, -5 और -4, 5। तो ये थे आपके कॉन्करेंट लाइन के ऊपर कुछ क्वेश्चन। मैंने हर तरह के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछे तो आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। और साथ साथ में आपका एक कंसेप्ट रिवाइज होगा डिटर्मिनेंट का भी। अब देखो अब मैं बताता हूँ आपको पैराबोला के बारे में। पैराबोला के बारे में आपको मैं थोड़ा पहले क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या होता है इसमें, कैसी कैसी इक्वेशन होती है। फिर कोई भी क्वेश्चन पैराबोला का आ जाए, जो आज मैं शॉर्टकट आपको सिखाऊंगा, जिसमें आपसे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा जा सकता है, ठीक है, फोकस पूछा जा सकता है, वर्टेक्स पूछा जा सकता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछी जाती है। और कोई भी टीजीटी पीजीटी का आप एग्जाम देते हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। और आज के बाद आप सारे क्वेश्चन को बहुत ईजिली सोल्व कर पाओगे। तो पैराबोला की जो जनरल फॉर्म होती है वो 4 फॉर्म होती है, आपको पता है ना। एक ये वाला पैराबोला, एक ये वाला पैराबोला, इसको क्या बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला, इसको क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, या हम बोल सकते हैं कि इट इज़ ओपन टूवर्ड्स राइट एंड इट इज़ ओपन टूवर्ड्स लेफ्ट। और एक होता है अपवर्ड पैराबोला, और एक क्या होता है आपका डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। ये 4 इक्वेशन होती है। इस पैराबोला की जनरल इक्वेशन क्या होती है y² इक्वल टू 4ax, और इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है y² इक्वल टू -4ax, ठीक है। इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है x² इक्वल टू 4ay, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है x² इज इक्वल टू -4ay। ये a क्या होता है, a कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो पूरे पैराबोला की सभी चीज़ों को डिफाइन करती है। ये डिस्टेंस मान लो a है, ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए a, 0, क्योंकि ये x एक्सिस है। a, 0 ये पॉइंट क्या कहलाता है आपका फोकस कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका फोकस। a, 0 क्या होता है फोकस। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -a, 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, a, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, -a, ठीक है। पैराबोला के नोट्स आपने पहले पढ़े हुए होने चाहिए, तभी ये चीज़ें फटाफट आपको समझ आएगी, ठीक है। जिसने नोट्स पढ़े हैं उस बच्चे को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। मैं सिर्फ क्या करूँगा अब क्वेश्चन सोल्व करना सिखाऊंगा कि क्वेश्चन में अगर आपसे फोकस पूछे और वर्टेक्स पूछे, ये पॉइंट क्या होता है बच्चों वर्टेक्स होता है। लेकिन आप ये मत समझना कि वर्टेक्स हमेशा ही 0, 0 होता है, क्यों, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की। तो जब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा, तो वहाँ वर्टेक्स आपका 0, 0 नहीं होगा, वहाँ कुछ भी एक जनरल कोऑर्डिनेट हो सकते हैं पॉइंट के, ठीक है। तो वही मैं आपसे अब डिस्कस करूँगा कि उस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे, फोकस कैसे निकालोगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालोगे। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, जैसे ये पैराबोला है राइट हैंडेड, ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स देखो, ये डिस्टेंस क्या थी आपकी a, तो इधर आप a डिस्टेंस इधर आ जाओ आप, ठीक है। ये होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स से a डिस्टेंस अंदर चले जाओ तो आपको फोकस मिलेगा।
वर्टेक्स से ए डिस्टेंस बाहर आ जाओ तो आपको क्या मिलेगी, डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, ये याद रख लेना हमेशा, डायरेक्ट्रिक्स होती क्या है ये आप इजीली समझ जाओगे। फोकस, वर्टेक्स से ए डिस्टेंस अंदर चले जाओ, पैराबोला की तरफ चले जाओ तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, फोकस पे। बाहर आ जाओ ए डिस्टेंस, ठीक है, पैराबोला से, क्या मिल जाएगी आपको, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखो, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, ये क्या है, वाई एक्सिस, और ये भी वाई एक्सिस के पैरेलल। तो वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन किस फॉर्म में होती है, एक्स इज इक्वल टू की फॉर्म में होती है। ठीक है, और एक्स कितना है मेरे को आप यहाँ पे बताओ, आपका ए नहीं है यहाँ पे, कितना है, माइनस ए, क्योंकि ये 0 0 था, तो 0 0 की लेफ्ट साइड में आप आओगे तो वैल्यू क्या होगी, माइनस। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है आपकी। ठीक है, ये क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ शॉर्टकट्स। देखो, एक क्वेश्चन से मैं आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और एचटेट 2021 में अभी जो जनवरी में एग्जाम हुआ है आपका, उसमें जो क्वेश्चन आया फिर मैं वो करवाता हूँ आपको। आपको क्या निकालना है, एक पैराबोला दे रखा है, वर्टेक्स निकालना है, फोकस निकालना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आपकी क्या होती है, 4a, यानी कि आपको a चाहिए। अगर आपको a मिल गया तो सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये जनरल इक्वेशन आपको गिवन होती तब तो बच्चा भी निकाल देगा ये चारों चीज़ें, लेकिन एग्जाम में आप मान के चलो कि 100% आपको जनरल इक्वेशन नहीं गिवन होगी। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, चाहे वो कोई भी कोनिक हो। ठीक है, चाहे आपका पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे इलिप्स हो। तो देखो, पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, जनरल फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूँ। इसको जनरल फॉर्म में कैसे बनाओगे, y² + 2y + 12x माइनस के 23 इक्वल टू 0। यहाँ पे किस वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, y के ऊपर स्क्वायर है, तो आप इसको क्या कर लो, y में परफेक्ट स्क्वायर बना लो। y में परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे, इसमें +1 कर दो और +1 इधर कर दो, है ना। क्यों मैंने किया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, y का जो कोफिशिएंट है उसका क्या कर दो, हाफ, यानी कि 2 का क्या कर दो, हाफ। 2 का हाफ कितना हो गया, 1, और उसका क्या कर दो, स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, वही ऐड कर दो और वही क्या कर दो, इधर राइट साइड में ऐड कर दो, वही लेफ्ट साइड में ऐड कर दो। तो ये टर्म बताओ क्या बन गई, आप कहोगे सर ये बन गया y + 1 का होल स्क्वायर। बाकी सभी टर्म को एक तरफ ले जाओ। ठीक है, ये +12x है, उधर आके -12x, ये -23 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +23, और +1 पहले से ही बैठा था तो कितना हो जाएगा, +24। यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमें 1 बनाना होता है, तो जो इसका कोफिशिएंट है ना उसको क्या ले लो, कॉमन ले लो। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो, ये वैसी इक्वेशन आपको दिखाई देने लगी, y² = -4ax। इक्वेशन है ये ऐसी, है ना, क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर है। मैं इसको कैपिटल Y लिख देता हूँ एक बार के लिए, -12, और इसको मैं लिख देता हूँ क्या, कैपिटल X, ताकि मेरे को ये ऐसी इक्वेशन लगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ, ये जो x का कोफिशिएंट होता है ये क्या होता है, बताओ मेरे को, -4a होता है। तो यहाँ पे -4a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -12, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3। तो a निकल गया आपका, है ना, a निकल गया। उसके बाद सारा क्वेश्चन खत्म। अब देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं वर्टेक्स निकालते हैं। वर्टेक्स पैराबोला का क्या होता है आपको पता है, 0 0। इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है, 0 0। लेकिन ये जो 0 0 आया है ना, ये स्मॉल x और स्मॉल y के रिस्पेक्ट में नहीं आया। ये जो हमने नए कोऑर्डिनेट बनाए हैं ना, कैपिटल X और कैपिटल Y, ये कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू है 0 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। आपको स्मॉल की रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो बताओ, कैपिटल X को आपने क्या माना था, x - 2, और कैपिटल Y को आपने क्या माना था, y + 1। तो आप कह सकते हो क्या कि x - 2 की वैल्यू क्या है, 0, और y + 1 की वैल्यू क्या है, 0। आप इससे बोल सकते हो कि x की वैल्यू कितनी है, 2, और y की वैल्यू कितनी है आपकी, -1। यानी कि यहाँ पे 0 0 नहीं, x की वैल्यू क्या है आपकी, अब बताओ मेरे को, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, और y की वैल्यू कितनी है, -1। तो नया जो वर्टेक्स आएगा आपका वो -2 और -1 आएगा। ठीक है, तो ये मेथड बिल्कुल प्रॉपर मेथड है, जिसको आप एग्जाम में 15 से 20 मैक्सिमम 25 सेकंड मान लो सोल्व कर दोगे। ठीक है, और किसी शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागो कि ऐसे कर लें वैसे कर लें, उससे क्या है, क्वेश्चन में गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और आपको पता है, एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब आपकी रैंक कितने पीछे जा सकती है। ठीक है, तो आप बेसिक मेथड से करो, हो जाएगा। लेंथ ऑफ, अब करते हैं फोकस क्या होता है। देखो, फोकस के कोऑर्डिनेट आपके क्या होते हैं, ये पैराबोला कौन सा है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का फोकस ये है, 0, -a। तो फोकस क्या होगा आपका, 0, -a, यानी कि 0, a कितना, 3, तो -3 हो जाएगा। लेकिन हमेशा आप ध्यान रखना, ये कोऑर्डिनेट जो आए हैं ना, वो किसकी रिस्पेक्ट में है, कैपिटल X और कैपिटल Y की रिस्पेक्ट में है। ठीक है, लेकिन हमें निकालने हैं स्मॉल x की रिस्पेक्ट में। तो आप बताओ, कैपिटल X को आप क्या पुट करोगे, 0, कैपिटल X को आप 0 पुट करोगे, तो यानी x - 2 को 0 पुट करोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, 2, तो यानी कि यहाँ पे 0 नहीं, क्या आएगा आपका, 2। और स्मॉल कैपिटल Y कितना है आपका, -3, और कैपिटल Y था कितना,
y प्लस में 1, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी -4। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, फोकस आ गया। ये क्या आ गया, फोकस। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये बहुत आसान होता है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 4a, 4 इंटू ए कितना है 3, तो आंसर कितना आ गया 12। ये तो डिपेंड ही नहीं करता एक्स और वाई पे, ये तो एक ही वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका कितना आ गया आंसर, 12 आ गया। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब मुझे बताओ आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपकी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। आप कहोगे सर ये है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है ना, तो ये इसकी क्या बनेगी, डायरेक्ट्रिक्स बनेगी। वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स इज इक्वल टू, और ये 0 0 के राइट साइड में है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी a। लेकिन यहाँ पे x स्मॉल नहीं लिखना आपने, क्या लिखना है, कैपिटल A कितना 3, और कैपिटल X की वैल्यू कितनी है आपकी x -2 इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो मैंने चारों चीज़ें आपको निकालनी सिखा दी, फोकस, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और इन चारों से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट क्या है इसका। शॉर्टकट में सिर्फ मैं आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना सिखाऊंगा, ठीक है ना। शॉर्टकट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बाकी के लिए आपको शॉर्टकट सीखने की जरूरत नहीं है। 15 से 20 सेकंड आप क्वेश्चन पे लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें बताता हूँ मैं इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालने का शॉर्टकट क्या है। y² + 2y प्लस, ये पीछे वाला क्वेश्चन नहीं है, मैंने रिपीट किया है ताकि स्लाइड पे जगह मिले मेरे को। देखो इसमें क्या है आपका y² + 2y प्लस के 12x - 23। तो बेसिक मेथड से कैसे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालेंगे ये तो मैंने आपको बता ही दिया। डायरेक्ट कैसे निकालोगे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, मॉडुलस। मॉडुलस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए जो भी वैल्यू आएगी उसका मॉडुलस हम ले लेंगे। यहाँ पे देखो y के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, और x के ऊपर स्क्वायर नहीं है। जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं होता, x के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो उसका जो कोफिशिएंट होता है वो क्या लिख दो ऊपर। y के ऊपर स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट कितना 1, इसको क्या लिख दो नीचे। आंसर आ गया आपका है ना 12। और पीछे आप स्लाइड पलट के देखोगे तो आपका आंसर यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 12 मिलेगा, ठीक है। तो दोनों जगह से आंसर आपका क्या आएगा, सेम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर आपको निकालनी आ जाए तो आप डायरेक्ट ऐसे आंसर दे सकते हो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको अभी एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, जैसे मान लो ये आ जाए, x के ऊपर स्क्वायर आ गया आपकी बार, x² प्लस में 9x माइनस के 14y और प्लस में 48 इक्वल टू 0। मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन में गिवन है पैराबोला। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट ना करे, आप ये मान के चलना कि ये पैराबोला है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि पैराबोला है या नहीं है, हमें सिर्फ निकालना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। यहाँ पे देखो x के ऊपर स्क्वायर है और y के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है उसका कोफिशिएंट -14, इसका कोफिशिएंट 1, आंसर कितना आ गया 14, ठीक है ना। तो बिना कॉपी पेन के आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। अब आप सोचोगे अगर x के ऊपर भी स्क्वायर आ जाए और y के ऊपर भी स्क्वायर आ जाए तब क्या करेंगे। तब बच्चों जब मैं आपको कॉनिक सेक्शन डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको वहाँ समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन का हम लेटेस्ट रेक्टम या फोकस, डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं। सोल्यूशन हर चीज़ का है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये HTET PGT 2021 जो जनवरी में आपका एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है। मैंने आपको बताया था कोई भी क्वेश्चन आ जाए पैराबोला का, आप उसको जनरल फॉर्म में चेंज कर लो, है ना। और जनरल फॉर्म का मेरा कहने का मतलब ये होता है उन 4 फॉर्म जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी उनमें चेंज कर लो। यहाँ पे आप y में क्या बना लो, इसको परफेक्ट स्क्वायर। इसमें मैं क्या करूँगा, इसका कोफिशिएंट कितना 4 का हाफ कितना होता है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। मैं 4 ऐड कर देता हूँ और 4 ही क्या कर देता हूँ मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 4 ही मैं क्या कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये आपका क्या बन गया, y प्लस में 2 का होल स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ, ये माइनस का 4x बन जाएगा और ये -7 उधर आके +7। मैंने अभी बताया x का जो भी कोफिशिएंट है ना वो कॉमन ले लिया करो, ठीक है। तो ये लिख सकते हो। तो इसको लिख दो आप क्या, कैपिटल Y का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 कैपिटल X, वेयर कैपिटल X इज इक्वल टू दिस एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू दिस। आपको क्या निकालनी है, पहले तो A निकालो इसमें, है ना। ये कौन सी फॉर्म है बताओ, y² इक्वल टू -4ax की फॉर्म आ गई है, -4ax की फॉर्म। यहाँ पे A कितना है बताओ, ये 4a कितना है आपका 4, तो A कितना आ गया आपका 1, A कितना आ गया 1, क्योंकि ये क्या है आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी मुझे बताओ, कैपिटल X इज इक्वल टू A, ये होती है। कैपिटल X इज इक्वल टू A इक्वेशन है, तो मुझे बताओ कैपिटल X की जगह क्या लिख सकते हो आप, x - 7/4 लिख सकते हो, इज इक्वल टू A कितना आपका 1,
x कितना आ जाएगा 1 + 7/4, तो यानी कि 11/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x की वैल्यू क्या आ गई 11, 4x की वैल्यू क्या आ गई 11। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम में पूछा गया और मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन को देखते ही आप बिना ये सोल्व करे भी आप क्या इसका आंसर दे सकते हो। जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है उसमें एक वेरिएबल आएगा, या तो x आएगा और ये क्या आएगा y, तो ना तो ये आंसर हो सकता ना ये आंसर हो सकता, ठीक है। अब बात आती है कि वो ये आंसर आएगा कि ये आंसर आएगा। आपको पता है जो x = की फॉर्म में जो भी लाइन होती है वो किसके पैरेलल होती है, पैरेलल टू y एक्सिस, और जो y = की फॉर्म में कोई भी लाइन होती है वो क्या होती है बच्चों आपकी पैरेलल टू x एक्सिस। आपको सिर्फ ये देखना है कि इस पैराबोला का एक्सिस कौन सी लाइन है, x एक्सिस है या y एक्सिस है। y के ऊपर स्क्वायर है, जब भी y के ऊपर स्क्वायर होता है तो आपको पता है या तो ये पैराबोला होगा या ये पैराबोला होगा, क्योंकि इसकी इक्वेशन होती है y² = 4x और इसकी इक्वेशन होती है y² = -4x। तो जब ये पैराबोला या ये पैराबोला है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो ऐसी होगी, है ना, जो किसके पैरेलल होगी बच्चों, y एक्सिस के पैरेलल। तो y एक्सिस के पैरेलल है तो आपका यही एकमात्र आंसर हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन से ही सोल्व कर सकते हो, आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो आपको क्या निकालनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द फॉलोइंग 2 पैराबोलाज। 2 पैराबोला आपको गिवन है, इनकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ मेरे को क्या होगी। यहाँ पे देखो x के ऊपर स्क्वायर है, y के ऊपर नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट कितना -8, इसका कोफिशिएंट कितना 1, आंसर कितना आ गया 8 आ गया, सॉरी, ठीक है। आप जनरल मेथड से भी निकाल के देख लेना, a निकाल लेना और 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देखो y के ऊपर स्क्वायर है तो x के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट कितना 1, और जिसका y के ऊपर स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट कितना a, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 1/a, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूले बता दिए। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम इतना ही रखते हैं। यहाँ पे हमने सीखा कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं, फिर हमने सीखा कि पैराबोला, जो पैराबोला आपको गिवन है उसकी फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और आपका वर्टेक्स, और हमने सीखा इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे हम फटाफट निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4th लेक्चर में फिर मैं आपको कुछ अच्छी शॉर्टकट बताऊंगा, 2-3 टॉपिक से लेके। मैं एक से ज़्यादा टॉपिक को इसलिए इंक्लूड करता हूं ताकि जिन बच्चों का सिलेबस मैक्सिमम पूरा हो चुका है, जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम आने वाला है, ठीक है, तो उनकी रिविजन जो है ना थ्रू आउट हो सके। तो इसलिए मैं एक टॉपिक को नहीं लेकर चलता, मैं एक लेक्चर में 2 या 3 टॉपिक को कवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। किसी भी तरह के स्टडी मटेरियल की जरूरत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं।